Hello guys, welcome back. In this session, we will continue our series based on top 75 theoretical questions from AFM. Okay, so in our last session, we already covered 25 questions. So this is the second series, second part, जहाँ पे आज हम लोग एक बार फिर से और 25 क्वेश्चंस आपका जिनको डिस्कस करने वाले. ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज. सो अच्छे से पढ़िए, समझिए, उनके सराउंडिंग्स को आपका समझिए. सो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चन से आपका हेल्प मिलेगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एंड क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन, so which of the following statements are correct? A call option. So ये जो क्वेश्चन आपका बेसिकली बनाया गया वो किसके ऊपर है? ऑप्शंस के ऊपर. ठीक है. सो बिफोर कमिंग टू दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द ऑप्शंस. सो ऑप्शन, अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की, सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस. वन इज call option, another one is put option. Okay, so call option और put option में difference क्या होता है? So the major difference between these two, when we buy call option and when we buy put option, so first thing is these are generally part of derivatives. So there are four type of derivatives including options. Okay, so future, forward, options and swaps. So call option that generally give right to buyer. So to buy, it is to buy, right to buy, and put option that generally give right to sell. Okay, so right to sell. Now when we buy call option, अगर सवाल ये होता है, so when we are bullish, ठीक है, जब हम लोग क्या होते हैं आपके bullish होते हैं, ठीक है, so when market is or the prices of shares or index is increasing, so we buy call option. Okay, put option when we are bearish, जब हम लोग मार्केट में क्या होता है आपका बेयरिश होते हैं, दैट मींस दैट सिक्योरिटी और इंडेक्स इज फेसिंग अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट, सो वी शुड बाय द पुट ऑप्शन. तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये एक ऐसे ऑप्शन हैं जो दोनों ही मार्केट बढ़ रहा हो या घट रहा हो, या कोई कंपनी का शेयर्स बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इन दोनों कंडीशंस में आप मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है. सो सपोज दैट अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के, सपोज दैट देयर इज अ कंपनी, सो रिलायंस, तो अगर आपको लगता है कि रिलायंस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, सो आपको क्या करना है? कॉल परचेज करना है. और अगर आपको लगता है कि रिलायंस के प्राइसेस घटने वाले हैं तो आपको पुट को परचेज करना है. ठीक है. सो दैट इज द कंडीशंस. अब यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेडिंग आपका होता है वो स्ट्राइक प्राइस पे होता है. ठीक है. एंड 7 अपसाइड 7 डाउनसाइड स्ट्राइक प्राइसेस आपको मिलेंगे. ठीक है. और उसके लिए आपको एक सर्टेन प्रीमियम अमाउंट जो कि पे करना होता है. ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है. सो नाउ वी विल गो थ्रू दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉल ऑप्शन एनेबल अ बायर टू बाय a stock at the strike price, whereas put option enable buyer to sell a stock at strike price. तो दोनों ही, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी ऑप्शंस. ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया. सो कॉल मीन्स बाय, पुट मीन्स सेल. ओके, सो इट इज लाइक, जैसे हम लोग, जैसे अगर आपने इंडियन इकोनॉमी इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर दिया होगा तो वहां पे एक स्टेटमेंट्स आपका ऑप्शंस के बारे में पूछा गया था. एंड डेफिनेटली द लास्ट क्वेश्चन इन एएफएम आल्सो. ओके, डेरिवेटिव्स के ऊपर. तो जहां पे कोई आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो क्या था? कॉल ऑप्शन दैट जनरली गिव राइट टू बाय टू द बायर्स बट नॉट एन ऑब्लिगेशन. तो ये वाला जो स्टेटमेंट था ना वो आपका करेक्ट था. ठीक है. सो इफ द स्टॉक मार्केट डिक्लाइन, there is losses in call option and profit in put option. ये बात भी सही होगी. कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, सपोज दैट हमने कोई कॉल खरीद रखा है, हमने रिलायंस का कॉल खरीदा हुआ था, परचेज किया हुआ था. ठीक है, हमें लगता था कि मार्केट बढ़ेगा, बट क्या हुआ? मार्केट नीचे आने लग गया. अब मार्केट नीचे आएगा तो इससे आपको नुकसान होगा, और जिन्होंने आपका पुट खरीदा होगा उनको क्या होगा? आपका फायदा होगा. ठीक है. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. Under the call option, seller has unlimited risk, whereas under put option seller has limited risk. अब ये किसके ऊपर है? जो ऑप्शंस के पे ऑफ होते हैं. ठीक है. सो इफ यू सेल अ कॉल, ठीक है, अगर आप कोई कॉल को बेच रहे हैं, ठीक है, सो जो आपका रिस्क पे ऑफ होगा दैट इज लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस. ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट अप टू प्रीमियम पेड, तो वहां तक आपका वो प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस कितना भी हो सकता है. अपोजिट हो जाता है किस केस में? बायर. ठीक है, अगर आपने
किसी कंपनी का कॉल ऑप्शन परचेज कर रखा है, बाय कर रखा है, सो जो पे ऑफ होगा लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आपका सेलर था, सो सेलर की वजह से आपका जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन होल्डर है उसको लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, एंड पुट ऑप्शन में सेलर को क्या होगा आपका, बिकॉज सिचुएशन जो मार्केट आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट call and put option. So option D will be correct answer for this particular one. I hope you get this particular thing clearly. So दोनों के बीच में जो मेजर डिस्टिंक्शंस आपके हैं, जो डिफरेंसेस आपके हैं, वो कैसे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉल एंड पुट का, ठीक है। सो इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, जो बहुत बार आपका टेस्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अच्छे से समझिएगा। सो मिस्टर ए exercise and options and call options, आप इसको लिख सकते हैं call options, and it resulted into loss, ठीक है। तो उसने एक कॉल ऑप्शन आपका खरीदा और उससे आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। इट कैन बी कॉल और पुट, ठीक है, दोनों ही आपका हो सकता है अगर वो आउट द मनी है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, तो हमारे यहाँ पे ना 3 सिचुएशन होती है। पहला इन द मनी विच इज अ प्रॉफिट, ठीक है, इन द मनी इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर ऑप्शन आपका क्या है, इन द मनी है, सो दैट मीन्स दे विल मेक प्रॉफिट। इन द मनी में क्या होगा आपका, व्हेन योर स्ट्राइक प्राइस is less than your market price, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो दैट इज कि उसमें जैसे सपोज दैट स्ट्राइक प्राइस इज 100 एंड मार्केट प्राइस इज 110, सो दिस सिचुएशन इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन इन दिस पर्टिकुलर केस, इन द मनी। इसके अलावा एट द मनी, व्हेन स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू योर स्पॉट प्राइस, ठीक है, स्पॉट प्राइस और मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। आउट द मनी, व्हेन स्ट्राइक प्राइस is greater than your spot price, so that is out, it's a situation of losses, ठीक है। ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होगा। तो ये 3 सिचुएशन, अब देखो ये क्या है, इसने लॉस में किया है, तो ये आपका केस क्या हो गया, आउट द मनी का केस हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जैसे सपोज स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, सपोज दैट देयर इज अ कंपनी एबीसी जिसका स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस इज 100, तो आपको इसके स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे, ठीक है। सो आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे मिलेंगे, 105 अगर 5 का टिक साइज है, 110, 115, 120, 125, 130, तो इस तरीके से आपका 7 अपवर्ड्स, ठीक है, 7 अपवर्ड्स एंड 7 डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो 7 आपका जैसे 95, 90, 85, 80, इसके अलावा आपका 75 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर डाउनवर्ड्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे सिचुएशन आपका क्या बनता है, इफ यू आर बुलिश ऑन दिस कंपनी, सो यू विल बाय कॉल, ठीक है, आप कॉल बाय करेंगे, ठीक है। सो यू विल बाय कॉल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपका समझा, और किस लेवल का बुलिश है, ठीक है। सो दैट इज योर स्ट्राइक, ठीक है। सो सपोज दैट वी आर बुलिश ऑन दिस एबीसी कंपनी, हमें लगता है कि एट द एंड ऑफ द सितंबर और एट द एंड ऑफ द नवंबर, सॉरी, ठीक है। सो नवंबर इसका प्राइस हो जाएगा 125, ठीक है। सो लेट्स से यू हैव सम सॉलिड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस जो ये बोलते हैं कि एक आपका जो मतलब अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसके एंड में इसका प्राइस पहुंच जाएगा 125 तक, ठीक है। सो यू विल बाय कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस 125, उसके लिए जो भी प्रीमियम है वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर मैक्सिमम लॉस इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। और प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, सो दैट इज द केस। पुट ऑप्शन आपका जब आप बेयरिश हैं, जब आपको लगता है कि यार इस कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होंगे, आपके नीचे आएंगे, ठीक है, एंड यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस कि टिल the end of the October 23 the prices will come down to 90, इस कंपनी के शेयर प्राइसेस कितने आएंगे, 90 आएंगे, तो आप इसका पुट बाय परचेज करेंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा आपका 90 का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन द मनी आउट द मनी कैसे काम करता है, जैसे कॉल ऑप्शन में हमने बात किया, स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है ये, ठीक है ठीक है, और मतलब जब हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो आपका क्लोज होता है, तो उस दिन अगर ये डिफरेंस आपका जब उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया जा रहा है या एक्सरसाइज हो रहा है लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ, वो आपका, तो उस समय अगर ये सिचुएशन होती तो प्रॉफिट का होगा, अगर ये सिचुएशन होगी तो आपका लॉस का सिचुएशन होगा। सो दीज आर दी 3 टर्म्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द ऑप्शंस, ओके। सो इन द मनी,
and we have add the money and out the money. So in the money we're executing an options. The option offers gain to the buyer. It occur when strike price is lower than the spot price. And at the money when buyers, no profit no loss. Out the money when exercising the option cause the buyer to lose money. Okay, तो ये तीन सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो ध्यान रखिएगा. सो दे कैन आस्क यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, चलो अगला क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पर्टिकुलर विद देयर नेचर ऑफ कैश फ्लो. तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का पेपर इस बार दिया होगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के अंदर टेस्ट किए गए थे. ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना, दीज आर दी केसेस. ठीक है, दीज आर दी वी कैन से सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो. ये आपके क्या हैं, सोर्सेज हैं आपके कैश फ्लो के. ठीक है, एंड ये आपकी एक्टिविटीज. तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो तीन कैटेगरीज में आपके होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर जनरली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, जो डे टू डे जैसे सेल, परचेज एंड ऑल दीज हैं. दूसरा, अगर हम लोग बात करें फाइनेंसिंग का, सो जैसे लोन्स आपके हैं, कोई लोन लिया या कोई लोन दिया गया. एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या कोई मशीन खरीदा, कोई मशीन बेचा. सो दीज आर, इनसे जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं वो सारी चीजें. ठीक है, तो पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपका इनको इसी तरीके से डिजाइन करने के लिए बोला गया अलग अलग. You will face definitely 2 to 3 questions based on cash flow statements. वो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा फाइनेंसिंग है, या फिर कौन सा फाइनेंसिंग है या नहीं है, इस टाइप के भी हो सकते हैं. या फिर न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं. दिल वो आपको कुछ डेटा दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द गिवन केस. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज जनरली पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो पहले का पहला ही आपका होगा. ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो दिस इज फर्स्ट. ओके, दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड वन इज रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स. ठीक है, सो प्रीफरेंस शेयर्स आपका उसका रिडम्पशन किया जा रहा है. ठीक है, सो अगेन इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, सो फाइनेंसिंग, देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग रिडीम कर रहे हैं आपके प्रीफरेंस शेयर्स को. ठीक है, तो मतलब हमारा पे आउट हो रहा है, इसका आउटफ्लो. ठीक है, कैश आउटफ्लो. ठीक है, तो आउटफ्लो आपका हो रहा है कैश एंड फ्रॉम कौन से एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये आपका हो सकता है दिस इज, हाँ, सो ऑप्शन 3 विल बी. तो यहाँ पे क्या था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिसीव. तो हमने जो प्रीमियम रिसीव किया तो ये आपका क्या था, इनफ्लो था. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ठीक है, सो तीसरा हमारे पास क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स. सो अब जैसे हमारे पास कोई क्रेडिटर्स थे, पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. ठीक है, सो इट्स अ केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इट्स अ आउटफ्लो. ठीक है, ये आपका क्या है, आउटफ्लो है. ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, तो क्या होगा आपका, कैश आउटफ्लो. एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सा हमारे पास है यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ये आपका हो जाएगा 4. ठीक है, एंड फाइनल वन आपका लोन इन एडवांसेस ग्रांटेड. तो ये लोन इन एडवांसेस हम लोग जनरली किस में होता है आपका, लोन इन एडवांसेस. अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो सेकंड वन आपका करेक्ट होगा इसके लिए. ठीक है, सो लोन इन एडवांसेस जो कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया. ठीक है, सो एंड इट्स अ कैश आउटफ्लो. ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंसेस जो आपके देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, सो आई होप वी मार्क द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्या था, 1 3 4 2. सो 1 1 3 4 2, 1 3 2 4 नहीं, सो 1 2 4 3 नहीं, 1 3 4 2. सो ऑप्शन C will be correct answer for this particular one. ठीक है, so security premium cash, security premium receipt, so inflow financing activity, redemption of preference shares, cash outflow financing activity, payment to creditors ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पांचवा आपका लोन इन एडवांसेस ग्रांटेड, दैट इज दिस वन. अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज ऐसे क्वेश्चंस में, ये मे बी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इंडियन इकोनॉमी के पेपर में. सपोज दैट यू नो अबाउट दीज 3, यू आर 100% श्योर अबाउट दीज 3, चौथे के बारे में आपको पता नहीं है. तो इन दैट केस
यू कैन यूज दैट एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो ऐसे कोई ऑप्शन ढूंढिए जहां पे ये तीनों ही है, ठीक है, उनके सीक्वेंसेस को आपका, जहां पे आप जिस सीक्वेंस में आपको पता है कि हाँ ये 100% 1 होगा, ये 100% 3 होगा, ये 100% 4 होगा, so apply this probability on these particular options so you'll get your answer। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। और ये काम करता है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के पेपर में काफी सारे क्वेश्चंस पे ये चीज आपका अप्लाई हो रही थी, और एएफएम के अंदर या अदर जो पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम है जहां पे आपको ऐसे इंडेक्स टाइप के मिलेंगे, उनमें भी ये डेफिनेटली काम करने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू with regards to ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार के रेशियोज हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल एनालिसिस, दूसरा है आपका फंक्शनल, ओके। सो ट्रेडिशनल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें, सो ट्रेडिशनल जहां पे आपके पास तीन रेशियोज मिलेंगे, पहला बैलेंस शीट रेशियोज, ठीक है, बैलेंस शीट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज, एंड तीसरा आपका है कंपोजिट, ठीक है। सो अब देखो इन तीनों रेशियोज को आप कैसे समझेंगे। सो इन केस ऑफ बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस, हाउ वी कैलकुलेट, तो यहाँ पे वन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, तो जहां पे आपका एसेट्स का लायबिलिटी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, या फिर एसेट्स का एक कंपोनेंट विद अनदर कंपोनेंट ऑफ दिस, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन बैलेंस शीट के एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ एनालिसिस। कंपोजिट में क्या हो गया आपका, वन कंपोनेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर कंपोनेंट फ्रॉम दिस प्रॉफिट एंड लॉस, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स आपके होते थे टुवर्ड्स द रेशियो एनालिसिस, आज के डेट में जो चलता है वो है आपका फंक्शनल, जिसमें आपको लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, या फिर आपका मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज जो देखने के लिए मिलेंगे। नाउ आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए एवरीवन गाइस। हाँ, आप देखो प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने आता है पॉज, आंसर, देन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ओके। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के संबंध में कौन सा ट्रू है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज are generally part of traditional classification of ratio analysis, ठीक है। बाकी के आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी है, दीज आर जनरली पार्ट ऑफ दी, ये किसका पार्ट है आपके, सो दीज आर जनरली पार्ट ऑफ दिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ओके। सो इन केस ऑफ दिस वी हैव दीज थ्री रेशियोज जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, इफ अ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इमीडिएटली ऑन टी प्लस ओ, इमीडिएटली द ट्रांजेक्शंस विल बी नोन एज, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, वैल्यू डेट के ऊपर क्वेश्चन है, एंड फॉर श्योर कि यू विल गेट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू डेट, ठीक है। तो वैल्यू डेट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। सो वैल्यू डेट इज क्या होता है आपका, जैसे जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस है उसमें और आपका सेटलमेंट है, ठीक है। सो वैल्यू डेट इज ऑल्सो नोन एज सेटलमेंट डेट, ओके। सो ट्रांजेक्शंस मतलब ये किस में यूज होता है, फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स का बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो जैसे आज हमने किसी करेंसी पेयर में ट्रेड किया, फर्स्ट अक्टूबर 2023 आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, एंड सपोज दैट दिस इज मंडे, ठीक है, फर्स्ट अक्टूबर को क्या है आपका मंडे है, एंड आगे कोई भी हॉलीडे आपके नहीं, ठीक है। सो अगर इसका सेटलमेंट हो जाता है फर्स्ट अक्टूबर को ही, ठीक है, फर्स्ट अक्टूबर को ही, सो इट इज कॉल्ड कैश और रेडी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो कैश और रेडी, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं T+0, ठीक है। दूसरा, अगर ये होता है आपका ट्रांजेक्शन यहां पर हुई है, इफ इट सेटल ऑन सेकंड, अगर ये सेकंड को सेटल होता है, सो इट इज कॉल्ड टॉम मीन्स टुमारो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे T+1, ठीक है। तीसरा आपका इफ इट सेटल ऑन, अगर ये सेटल होता है कब, थर्ड को, ठीक है। सो थर्ड को अगर ये सेटल होता है, सो इट इज कॉल्ड स्पॉट, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, इंडियन इकोनॉमी के पेपर में। सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो सेटलमेंट है वो अगर आप डे आफ्टर टुमारो, या फिर वहां पे उन्होंने क्या लिखा था T+2 को अगर सेटलमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्पॉट, ठीक है।
और एनी डेट, अब ये अगर सेटल होता है कब, सपोज दैट इट गॉट सेटल ऑन 15th, अगर ये 15 को सेटल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। ओके, सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा था, आज आप पहली बार भी इसको पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर मिला था, वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन किस तरीके से भी बन सकता है केस में कि देयर इज अ पर्सन हु executed a trade in forex and this was the day of trade and settlement happened on this day, ठीक है। सो कई बार वो आपको सैटरडे संडे डाल देगा, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जिस अब कौन सा फ्यूचर डेट है, उस फ्यूचर डेट पे कौन सा आ रहा है, T+1 T+2 और आफ्टर एनी डेट आफ्टर स्पॉट डेट। तो ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आप इस सवाल का जवाब दे देंगे और आपका हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस इमीडिएटली ऑन T+O, T+O में ही आपका क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश और रेडी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर for this particular question. I hope you are getting these particular questions clearly, ठीक है, सबको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंसर्न होता है, कोई भी फीडबैक आपका है, तो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के बारे में कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, ठीक है, तो थोड़ा हमें वो मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा कि अगर आपके कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है जिसमें आपको अभी फंस रहे हैं, तो आप बताइए, हम लोग आपके एग्जामिनेशन से पहले उसके ऊपर सेशंस जरूर करेंगे। चलो अगला, HDFC Bank displays on the branch board, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं ये ब्रांच नोटिस बोर्ड, $1 इक्वल टू 80.60। सो द कोटेशन इंडिकेट, तो हमारे पास दो टाइप के कोटेशंस होते हैं। दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन कोटेशन अगेन फ्रॉम फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। सो वी हैव डायरेक्ट कोट, वी हैव इनडायरेक्ट कोट, ठीक है। सो डायरेक्ट कोट में जनरली क्या होता है, सो डायरेक्ट कोट इज अ कोट इज डायरेक्ट, ठीक है, अ कोड इज डायरेक्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी is compared with suppose that 80.5055 rupees, okay, INR, ठीक है। so this is the direct code, ठीक है, जहां पे कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए कितना डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ेगा, सो दैट कोड इज डायरेक्ट कोड। एंड सिंस 1993 हमारे यहाँ पे क्या चलता है, डायरेक्ट कोटेशन चलता है, ठीक है। एंड दिस कोड इज इनडायरेक्ट, सो ये कोड आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। So when 1 unit of domestic currency, so suppose that for 1 rupee, 1 rupee we need to pay, और डॉलर में पे करना पड़ा कितना, 0.0120, ठीक है, US डॉलर। सो दिस कोड इज जनरली कॉल्ड इनडायरेक्ट कोड, ठीक है। तो डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। नाउ यू गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट कोड, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट कोड, ठीक है। सो ये डायरेक्ट कोटेशन आपका है। इसके इनडायरेक्ट कोटेशन मैंने आपको बताया, टू वे कोटेशंस ये आपके जैसे होते हैं सिंपल। क्रॉस कोटेशंस आपके क्या होते हैं, जहां पे मतलब कोई थर्ड करेंसी को बेस करेंसी बना करके आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ठीक है। सो आई होप यू गेट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज that are valued against the third currency is called, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। एंड you will definitely face question based on cross rate और chain rule, ठीक है। so cross rate is generally done through chain rule के थ्रू आपका cross rate बनाया जाता है, ठीक है। so देखो cross rate का केस क्या है आपका, suppose that there are 3 currencies, जैसे हमारा जैसे suppose that dollar, for $1 we need to pay 80 पॉइंट या 82.5050 जो भी रेट आपका चल रहा है, ठीक है, INR में, ठीक है। दूसरा for $1 suppose that we need to pay 0.80 euros। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, सो देयर इज अ सिचुएशन की फॉर 1 euro हाउ मच INR वी नीड टू पे। अगर ये कोटेशन आपके पास नहीं है, ठीक है, मतलब दो ऐसी करेंसी जहां पे ऐसा कोई कोटेशन नहीं है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्रॉस रेट को, ठीक है। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट जैसे वी हैव अ डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन डॉलर एंड रूपी, वी हैव डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन डॉलर एंड यूरो, ठीक है। सो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सो सपोज दैट इफ वी हैव टू कैलकुलेट की फॉर कितने रुपए के लिए हमें कितना यूरो पे करना पड़ेगा, इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। सो सपोज दैट दे डोंट हैव एनी डायरेक्ट कोटेशन, सो फर्स्ट व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर, ठीक है, विथ सेम अमाउंट ऑफ डॉलर
वी विल कन्वर्ट देम इनटू यूरो, बिकॉज इन दोनों के बीच में आपका डायरेक्ट कोटेशन आपका है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूरो के लिए कितना रुपए या कितने, एक रुपए के लिए कितना यूरो आपको मिलेगा. सो दिस थिंग इज जनरली नोन एज क्रॉस रेट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस रेट, जहां पे हम लोग एक करेंसी को बेस करेंसी की तरह आपका यूज कर रहे होते हैं. सेकेंड थिंग, दिस थिंग इज जनरली नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका चेन रूल के नाम से. सो क्रॉस रेट कैलकुलेशंस आर हैपन ऑन द बेसिस ऑफ चेन रूल. ठीक है, चेन रूल के बेसिस पे ये कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे कंडक्ट की. ठीक है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकता है कि जो आपका मिबॉर यूएसडी आईएनआर का रेट है 80 पॉइंट समथिंग, और लंदन आपका लिबॉर में यूएस डॉलर यूरो रेट आपका ये है. तो आपको कैलकुलेट करना है कि एक यूरो के लिए कितना आईएनआर देना पड़ेगा. सो यू हैव बेस करेंसी, यू कैन सिंपली कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन यहाँ मतलब न्यूमेरिकल में टेस्ट होगा तो इस तरीके से, थ्योरेटिकल होगा तो कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट वन गाइस, अंडर डैश रीपेमेंट्स द एंटायर लोन अमाउंट्स रीपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो कौन सा हम लोग इसको बोलते हैं आपका, अच्छा बलून पेमेंट बेसिकली. ठीक है, तो जहां पे सारे का सारा अमाउंट एक साथ आपका पे आउट किया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ आपके पेमेंट टाइप्स जो दिए गए हैं, एंड इवन यू गाइस आर अवेयर अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि आपके डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट है. सो इनको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि देखो मॉड्यूल बेस्ड जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केसेस काफी अच्छे बनते हैं, और आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो वहां पे टेस्ट हो रहा होता है. ठीक है, चलो अगला, which rule help to determine the approximate number of years before person's money double with yearly compounding. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 72. ठीक है, सो अब यहाँ पे ना ये जो रूल ऑफ 72 है, ये बहुत बार टेस्ट किया जाता है. तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, या ये फिर न्यूमेरिकल में भी. न्यूमेरिकल में कैसे कि सपोज दैट मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 5 लाख रुपीज at the rate of 7% per annum, and interest is compounded on per annum basis. ठीक है, annually आपका. ठीक है, interest is compounded on annually basis. ठीक है, so now अब उसने पूछा कि Mr. X has a query, इसका एक query है कि how long it will take to double his income from 5 lakh rupees to 10 लाख रुपीज. तो कितने सालों में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख से आपका 10 लाख हो जाएगा. सो सिंपली जस्ट अप्लाई द रूल ऑफ 72. सो कैसे अप्लाई करते हैं, 72 डिवाइड बाय योर 72 डिवाइड बाय ईयर्स. ठीक है, सो 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट रेट. ठीक है, सो हमारे केस में 72 डिवाइड बाय कितना है हमारा इंटरेस्ट, 7. ठीक है, सो इट विल टेक 10.2 ईयर्स टू डबल दिस इनकम. ठीक है, सो हम लोग बीइंग अ बैंकर हम लोग आंसर करेंगे कि इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10.2 years to double your income from 5 lakh rupees to 10 lakh rupees. तो ये इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है और ये इसका आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. और कैसे निकालते हैं, सो सिंपली 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो जिसको आपको ध्यान रखना. नेक्स्ट वन गाइस, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स and exchange traded derivatives can be differentiated based on which of the following factors. ठीक है, so OTC और आपका एक्सचेंज ट्रेडेड. तो OTC ओवर द काउंटर, जैसे एग्जांपल क्या होगा, फॉरवर्ड या स्वैप्स आपके. ठीक है, दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका फ्यूचर है, ऑप्शन है, दीज ऑल आर एक्सचेंज ट्रेडेड. तो जहां पे एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट है, सो दीज आर बेसिकली कस्टमाइज. ये क्या है आपका कस्टमाइज है, एंड दीज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो इनका स्टैंडर्ड आपका जो एक्सचेंज के द्वारा सेट किया जाता है, एक्सचेंज लाइक BSE NSE. ठीक है, इनके द्वारा. इसके अलावा यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होती है. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स. यहाँ पे आपका काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, मिनिमल होता है या नहीं के बराबर होता है. ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या है, कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो रिस्क जैसे पहले दिया आपका रिस्क एक्सपोजर. सो इन केस ऑफ OTC इट इज OTC, सॉरी, हाँ. So in case of OTC over the counter, so OTC के केस में आपका क्या होता है, these are high risk. तो यहाँ पे आपका रिस्क क्या होगा, हाई होगा. In case of exchange traded, it is low risk. ठीक है,
सो बिकॉज काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है। रेगुलेशन, वी डू नॉट हैव प्रॉपर रेगुलेशंस फॉर दीज, वी डू हैव प्रॉपर रेगुलेशंस, ठीक है। प्राइस ट्रांसपेरेंसी, वी डोंट हैव प्राइस ट्रांसपेरेंसी, इट इज बिटवीन टू पर्सन्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके नेगोशिएशन पे है। यहाँ पे आपका प्राइस ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अगर आप किसी कंपनी का डेरिवेटिव खरीदेंगे, सपोज दैट इफ यू वांट टू बाय निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, तो उसमें टॉप 5 बायर, टॉप 5 सेलर, टोटल बायर, टोटल सेलर, वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। लिक्विडेशंस, तो इसका लिक्विडेशन, इसको हम लोग इलिक्विड बोल सकते हैं, एंड दीज आर हाईली लिक्विड, ठीक है। ये आपका क्या है, हाईली लिक्विड है, ठीक है, बिकॉज सारी चीजें आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपका, ठीक है। सो दीज ऑल द वेज, ये सारे रास्ते जिनके थ्रू हम लोग ओटीसी और आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं उनके बीच में आपका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बेसिकली, ठीक है। सो अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये पिछले क्वेश्चंस के रेफरेंस पे ही है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि यू विल फेस 4 to 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, ठीक है, या ये डेरिवेटिव फॉरेक्स इनके कॉम्बिनेशन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, तो पहला ही आपका ये है, ये होते हैं ट्रेड कहाँ पे, ओटीसी पे, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा, सो इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ। मार्केट फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेरी लिक्विड, ये सही है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था। counterparty risk associated with forward is more as compared to future, so this is also correct, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है, ठीक है। आप इनकरेक्ट आपका सिर्फ कौन है, ये, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली नहीं, सॉरी आपका, सॉरी, दो स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट हैं, दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, ए, ठीक है। सो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। आई होप यू गाइस गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। गाइस प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, डू शेयर योर फीडबैक्स, ठीक है, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आपको लगता है कि और अच्छा हो सकता है या ये एरियाज आपको प्रॉब्लम करें, तो उनको बेझिझक होकर शेयर कीजिए। वी विल टेक योर कमेंट्स पॉजिटिवली एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज एरियाज। चलो अगला, an issue of shares offered at a special price by a company to its existing shareholders in proportion to their holding of old shares is called। अब देखो ये क्या है ना, मतलब क्वेश्चन, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन चारों टाइप के जो शेयर्स हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आई विल गिव 2 स्टार टू दिस वन आल्सो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस टाइप को। तो अब देखो क्या होता है, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। तो राइट इश्यू क्या होता है, पहली चीज, द बेनिफिट ऑफ राइट इशू गोज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे सपोज दैट यू हैव 1000 शेयर्स ऑफ टीसीएस, आपके पास टीसीएस के 1000 शेयर्स हैं, एंड सपोज दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ टीसीएस इज 3000, इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 3000 चल रहा है। अब कंपनी दे अनाउंस राइट इशू, इन्होंने राइट इशू आपका लेके आए, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ऐसे लोग, राइट इशू हमेशा एक रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा, कि ऐसे लोग जिनके पास हमारे 100 शेयर्स हैं, हम उनको सपोज दैट 5 शेयर्स देते हैं आपका एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस वाज सपोज दैट 2000, बहुत बड़ा डिस्काउंट इन्होंने दिया, 1000 पर शेयर का ये क्या दे रहे हैं आपको, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ बीइंग अ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यू हैव 2-3 राइट्स। पहला क्या होगा आपका, राइट टू बाय, राइट टू बाय, आप इसको खरीद सकते हैं, कितने शेयर्स, 100 पे 5 मिलने, आपके पास हैं कितने, 1000, तो आप 50 शेयर्स खरीद सकते हैं एट द रेट ऑफ 2000, ठीक है। दूसरा, राइट टू ट्रांसफर, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इसको खरीदना है या आपको ट्रांसफर करना है, करना, आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ राइट इशू, ठीक है। देखो क्या बोला, शेयर ऑफर्ड एट अ स्पेशल प्राइस, ठीक है, जैसे यहाँ पे था डिस्काउंटेड प्राइस बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बेनिफिट किसको जाएगा, जैसे अनाउंसमेंट के बाद अगर आप खरीदोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। इन प्रोपोर्शन, जैसे हमने यहाँ पे बात की, टू देयर होल्डिंग शेयर्स, ठीक है, तो उनके बेसिस पे ही आपका ये इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट इशू। अब इसके अलावा जैसे ईसॉप्स होते हैं, ठीक है, जनरली इंप्लॉय रिटेंशन के लिए इनको यूज किया जाता है, जो इंप्लॉयज हमारे साथ स्टार्टिंग से हैं और हम चाहते हैं कि आगे हमारे साथ रहें, तो कंपनीज उनको ईसॉप्स अलॉट करती है, एंड
कहीं ना कहीं उनके जो मतलब राइट्स, आपके जो ईसॉप के राइट हैं वो जनरली कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट वेरी करते हैं, कितने समय में लिक्विडेट कर सकते हैं या अदर्स, वो सारी चीजें। बोनस शेयर्स, इट इज कन्वर्जन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इनटू इक्विटी। जैसे किसी कंपनी के पास 50 करोड़ का सरप्लस था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स थे उनके बीच में उसने वो अमाउंट बांट दिया, या उतना, जैसे उसने नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ये क्या है, फ्री शेयर्स टाइप के हैं, ठीक है, फ्री शेयर्स आपके हैं, ठीक है। तो जैसे जो करंट मार्केट वैल्यू चला था आपका वो था 5 रुपए, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 5, उतने शेयर्स, और उन शेयर्स को 100:1 या 100:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, अगेन बहुत बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी के अंदर, सपोज दैट यू आर वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन एंड यू, आपने कुछ ऐसी चीज करी ना जिससे उस कंपनी को बहुत फायदा हुआ, सपोज दैट यू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिसकी वजह से उसने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। सो आप, उस कंपनी ने आपको कुछ शेयर्स इशू किए उतना अच्छा काम करने के बदले में, दैट इज स्वेट इक्विटी, राइट, हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो है आपका सेक्शंस, ओके, सेक्शंस अंडर योर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इनके सेक्शंस भी ना बहुत बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, तो जो जैसे हमारे जो रेगुलर सेशंस होते हैं वहां पे मैं इनको डिस्कस करता हूं, तो आप उनको थोड़ा देखिए समझिए, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 12। सो ये हमारा 12 का मतलब है 25 + 12, हाँ 25 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके लिए करूंगा जहां पे और ऐसे 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, टोटल 75 क्वेश्चंस, ठीक है। So ABC Limited was formed rupees 7 lakh as authorized capital, share capital, divided into 7,000 shares of 100 rupees each, ठीक है। तो ये 7,000 शेयर्स इसने आपके इशू करे 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, फेस वैल्यू। The company issue a prospectus inviting application for 6,000 शेयर्स। अब देखो ये क्वेश्चन, अगेन आई विल गिव दिस क्वेश्चन 3 स्टार, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं आपका 3 स्टार दूंगा। रीजन, you will definitely face 2 or 3 questions based on share allotments, ठीक है, और उस शेयर अलॉटमेंट का पूरा जर्नी जो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ दिखाने वाला हूं, तो इसलिए प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। सो द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो एडवर्टाइज करता है कि हम लोग इस डेट पर अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं, और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, प्राइस रेंज, प्राइस बैंड क्या होगा, लोअर क्या होगा, अपर क्या होगा, कहां पे उस पैसे को यूज करेंगे, कब आईपीओ आएगा, यस, ये सारी चीजें, ठीक है। सो इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स एट 100 रुपीज ईच, पेबल। अब ये पेबल कैसे हैं, 40 रुपीज ऑन दी एप्लीकेशन, जब वो अप्लाई करेगा 40 रुपीज, 15 रुपीज आपका अलॉटमेंट पे, 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 रुपीज ऑन दी सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये जब आपका आईपीओ प्रोसेस होता है तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 5,000 शेयर्स। अब ये एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ है, 5,000 के लिए। प्रोस्पेक्टस में कितने लिखे थे, 6,000, मतलब अंडर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। ये फुली सब्सक्राइब नहीं है, ये केस है आपका अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, ये 3 केसेस आपको मिलेंगे। मतलब अगर फुली सब्सक्राइब कब होता है, जब 6,000 के लिए एप्लीकेशन आती है, ठीक है, 5,000 है तो अंडर। ओवर क्या होता है, 6,000 एप्लीकेशन, 6,000 शेयर्स को हमें बेचना था, 60 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, कंपनी की गुडविल बहुत ही अच्छी थी, तो कई हजार मल्टीपल में आपके उसकी डिमांड्स के लिए लगा दिया, ठीक है। जैसे आपका पेटीएम, एमसीएक्स, इनके केसेस में हुआ था, 100x आपका, मतलब एक शेयर्स आपका बेचने के लिए है, उसको खरीदने के लिए 100 लोग आपके खड़े हो गए। तो इसमें हम लोग, कंपनियां क्या करती हैं, प्रो रेटा को आपका अप्लाई करती हैं, ठीक है। सो प्रो रेटा बेसिस पे सेटलमेंट होता है, जिसको हम लोग प्राइस टाइम प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्राइस प्रायोरिटी देंगे, अगर उसमें भी इक्वल आता है तो जिसने सबसे पहले बिड किया है उसको हम लोग अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, विच ऑफ, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल डेबिटेड ऑन रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल अमाउंट। देखो यहाँ पे क्या है, विच अमाउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। जैसे इसमें लिखा था ना कि जैसे 40 रुपीज आपका एप्लीकेशन पे, 15 रुपीज अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल आपका 20 रुपी, ठीक है। जब तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, क्रेडिट होगा भी पूछ सकता है, डेबिट भी पूछ सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट। अब इसकी पूरी जर्नी को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, जर्नी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन है काफी अच्छे ढंग से। तो जर्नी जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव जैसे पहला, तो उसमें बैंक अकाउंट टू, सॉरी,
बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट्स, शेयर अलॉटमेंट्स मनी ड्यू आपका है तो शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, यहाँ पे फिर आपका शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड तो आपका बैंक टू शेयर अलॉटमेंट्स, फर्स्ट कॉल, आज हमारा केस कौन सा था, फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू में नहीं, हमारा केस फर्स्ट कॉल रिसीव था आई गेस ना, सो फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ, हमारा केस क्या था आपका, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल अमाउंट, ठीक है, तो रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल अमाउंट मतलब हमारा केस ये वाला था, ठीक है, ये नहीं था हमारा केस, ठीक है। सो अगर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू होता तो फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे हमारा डेबिट कौन हो रहा है, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से ये पूरा जो जर्नी, तो इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए और ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है, बिलीव मी गाइस, ठीक है, आप जो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को 3 स्टार दिए हैं, मैं एग्जाम के बाद आपको बोलूंगा कि हाँ भाई ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन ऐसे ही नहीं था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 11 कैसे आ गया, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, अच्छा 12 13 होना चाहिए था एक्चुअली, चलो नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which of the following item with the head they will appear in the balance sheet, तो कौन सा आइटम आपका बैलेंस शीट के कौन से हेड में आपका आएगा, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का गाइस, हु विल टेल, ठीक है, तो पहला हमारे पास है सिंकिंग फंड्स, ठीक है, सिंकिंग फंड्स हमारा है, सो सिंकिंग फंड्स आर जनरली पार्ट ऑफ सिंकिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे है हमारे पास, ओके दूसरा, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा हमारे पास है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आर अनसिक्योर्ड लोन्स, सो अनसिक्योर्ड लोन्स, तो तीसरा आपका, ठीक है, एंड तीसरा हमारे पास है अनक्लेम्ड डिविडेंड, सो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आर करंट लायबिलिटीज, सो करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस फर्स्ट, ठीक है, सो तीसरा दूसरा पहला कहाँ पे हो रहा है आपका, तीसरा नहीं, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, एक का हमने बोला है, ओके वी डिड सम मिस्टेक आई गेस, ठीक है, नहीं हाँ सही है आपका, ठीक है, सो दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा अच्छा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, चलो, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, सो सिंकिंग फंड्स कहाँ पे आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अनसिक्योर्ड लोन्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशंस में भी, जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आपको ऐसे पेयर्स दिए गए थे आपको भी, तो वहां पे थोड़ा सा जो एलिमिनेशन वाला है ना उसको लगाइए, ठीक है, जहां पे जैसे सपोज दैट इफ यू आर श्योर अबाउट दीज टू ऑप्शन, इसके बारे में आपको उतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इनके हिसाब से आप चीजों का आंसर कीजिए, ये तो इनको तो फिक्स कर दीजिए, जिस पेयर में 2 हैं वही आपका आंसर होगा, तो जब हम ये चीज अप्लाई कर रहे थे ना इंडियन इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शंस आपके हट जा रहे थे या कई बार आपको आंसर मिल जा रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, सो क्वेश्चंस एक्चुअली आज 25 से ज्यादा जाने वाले हैं, बिकॉज हम 13 देन 11 12 में आ गए, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सेल्स इन विच अ कंपनी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू इट्स टोटल कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, अब अगर हम लोग सेलिंग प्राइस क्या करते हैं आपका इंक्रीज करते हैं, व्हाट हैपन टू दी ब्रेक इवन पॉइंट, अब देखो क्या होगा, सपोज दैट ये जो मार्कर है इसका सेलिंग प्राइस पहले था आपका 100 रुपीज, ठीक है, एंड इसके हिसाब से हमारा जो ब्रेक इवन सेल्स था वो था आपका 1 लाख यूनिट, ठीक है, कि अगर हम लोग 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो हम लोग ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद 1 रुपए भी अगर हम लोग मतलब अगर हम 1 लाख एक मार्कर बेचेंगे तो वो पहला मार्कर जिससे हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये केस था। अब देखो क्या हुआ केस में, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग सेल्स प्राइस को बढ़ा दें बाय 10 रुपीज, ठीक है, सपोज दैट 10 रुपए से बढ़ा देते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है, सो यहाँ पे पहले क्या था 1 लाख इंटू 100 वो आपका ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम था, अब जैसे जो भी वॉल्यूम आपका था उसको डिवाइड कर दो 110 से 110 से, तो आपके ये यूनिट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करते हैं जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है इट विल ऑल्सो डिक्रीज, ये आपका क्या होगा
कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो सेल्स यूनिट्स हैं इससे क्या हो जाएगा, लेस देन 1 लाख आपका जहां पे आप अचीव कर जाएंगे, ठीक है। सो द ब्रेक इवन पॉइंट विल डिक्रीज, तो पहला ही पॉइंट आपका क्या है, करेक्ट है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गेट दिस दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट्स मतलब होने को इसमें न्यूमेरिकल्स भी टेस्ट होते हैं यहाँ 10, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी एक छोटा सा केस बन सकता है और उस केस पे वो आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, royalties received against a patent comes under which section of income tax। अब देखो लास्ट एग्जामिनेशन में क्या हुआ था ना, इनकम टैक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट किए गए थे, जीएसटी, बिकॉज वो आपका जो टैक्सेशन एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पहली बार आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका है, ठीक है। तो जैसे आपका रॉयल्टीज रिसीव्ड अगेंस्ट पेटेंट ये किस में आता है, सो इट इज जनरली पार्ट ऑफ सी, ठीक है। सो ATRRB अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये भी आपका किसका केस है, रॉयल्टी का ही केस है, रॉयल्टीज टू ऑथर्स, ठीक है, जो बुक के ऑथर्स होते हैं उनको, ठीक है। इसका लिमिट कितना है आपका 3 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा ATU आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, लिमिट कितना है आपका, फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी 75,000 एंड फॉर फुल डिसेबिलिटी इट इज 1.25 लैक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें RRB, सो ये हमने हमारा जो केस था, लिमिट कितना है 3 लाख। और अगर हम लोग बात करें TTA, सो इट इज TTA आपका सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। सो सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली आपका एंड लिमिट इज 10,000, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज जो केसेस, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अब देखो क्वेश्चन बहुत से तरीके से टेस्ट हो सकता है कि आपका ATRRB कौन से किससे रिलेट करता है, ठीक है, या फिर पेटेंट जैसे हमारे यहाँ पे पूछा गया लिमिट कितना है, या जो कंडीशंस आपकी होती हैं कि जैसे उसके लिए एलिजिबिलिटी का कंडीशंस आपके क्या क्या होने चाहिए, तो जिसमें आपको बोलेगा इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, अप टू 3 लाख है तो 3 लाख तक का ही, अगर 4 लाख है तो 3 लाख तक का ही आपका रिबेट मिलेगा, या जो भी ऐसे इफ एंड बट्स आपकी, या जैसे ये कंडीशन 1 कैन क्लेम डिडक्शंस अप टू 3 lakhs, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ये आपको पूछ सकता है। ओरिजिनल पेटेंट होल्डर होना चाहिए, अवेलेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और ये भी लिख सकते हैं कि उसको इनकम टैक्स ITR फाइल करना चाहिए। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है विद रिगार्ड टू दिस। नेक्स्ट वन, bond that give issuer the right to repay the bond before maturity date on call date are called। अब देखो ये क्या है ना, ये जो केस है दैट इज अगेन ऑप्शंस का ही केस है, बट ऑप्शनलिटी ऑफ बॉन्ड्स, ये केस किसका आपका, ऑप्शनलिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के अंदर भी आपका ऑप्शंस होते हैं, टीम। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस ऑन बॉन्ड्स, वन इज कॉलेबल बॉन्ड्स, अनदर वन इज पुटेबल बॉन्ड्स, ठीक है। सो कॉलेबल बॉन्ड्स आपको जस्ट एक बात समझनी है, कॉलेबल बॉन्ड्स गुड गिव राइट टू इश्यूअर, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। एंड पुटेबल बॉन्ड्स दैट गिव राइट टू इन्वेस्टर, ठीक है, जो भी आपका इन्वेस्टर है और जो आपका जो बायर है, ठीक है, जिस या आप उसको लिख सकते हैं बायर, ठीक है, जिसने उसको बाय कर रखा है, ठीक है। सो पुटेबल बॉन्ड्स, अब केसेस क्या हैं, सपोज दैट देयर इज अ पर्सन हु देयर इज अ बॉन्ड फॉर 15 years, 15 साल का बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका। तो अब देखो अगर ये बॉन्ड कॉलेबल है, सो इट विल गिव राइट टू इशूअर, जो भी XYZ कंपनी जिसने इसको इशू कर रखा उसको राइट देगा कि दे कैन रिडीम इट, ठीक है, बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब दे कैन बाय बैक इट, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसको बाय बैक कर सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी। दूसरा, अगर ये पुटेबल बॉन्ड है तो इन्वेस्टर को राइट है कि वो 15 साल तक अगर बीच में एग्जिट करना चाहते हैं, सो दे डू हैव दैट राइट, दे कैन रिडीम इट, ओके, सो दे कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी, या फिर वो उसको आपका क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है। सो दैट इज द केस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सो दैट गिव राइट टू इश्यूअर, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, इश्यूअर को कौन राइट देता है, कॉलेबल बॉन्ड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। शिफॉनिंग ऑफ फंड्स, शिफॉनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है आपका, शिफॉनिंग ऑफ फंड्स मतलब मिसयूज ऑफ फंड्स बेसिकली, ठीक है। जैसे हमने लोन लिया कंपनी किसी प्रोजेक्ट के नाम पे, उसको पर्सनल यूज के लिए लगा दिया, ठीक है। सो फंड्स यूज इफेक्टिवली, नो, funds are used for related operation, not related options, okay. Funds are used for unrelated purpose and operations of the business, so option C will be correct answer for this particular one, ठीक है। अगला next one guys, which of the following financial statement will show
ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट कहां से पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है, सो ऑप्शन सी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें पता चलता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और कंपनी की पोजीशन का पता चलता है किससे? बैलेंस शीट से। कैश फ्लोज आपके, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपके हैं, ठीक है, सो इस तरीके से जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन कुड बी प्राइस विदाउट रेफरेंस टू बेस रेट? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सो बेस रेट एक ऐसा रेट कि एक बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट जिसको हम लोग बोलते थे, या अभी एमसीएलआर के थ्रू आपका कैलकुलेशन, कि ये एक ऐसा रेट, सपोज दैट फॉर एनी XYZ प्रोडक्ट इट इज 9%, तो इसका मतलब है कि हम 9% से नीचे आपका कस्टमर को लोन नहीं देंगे, एक्सेप्ट 3 कैटेगरीज। पहला आपका DRIs, ठीक है, जो माइनॉरिटीज आपके हैं, 15,000 का लिमिट। दूसरा केस आपका बैंक के एम्प्लॉय, और तीसरा वो रिटायर एम्प्लॉयज भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका तीसरा क्या होगा? जैसे कोई एम्प्लॉय, कोई डिपॉजिटर आपका है, वो अगर अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन ले रहा है, जैसे एक FD, सपोज दैट कार लोन के लिए हमारा बेस रेट 9% है, उस बैंक, उस कस्टमर का 1 करोड़ का FD हमारे पास है, फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम हो सकता है उसके साथ उसको आपका कम रेट पे लोन दे दें। सो होम लोन नहीं, लोन टू लार्ज कॉर्पोरेट नहीं, लोन टू ओन बैंक एम्प्लॉइज यस, हाँ, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज, और यहाँ पे लिमिट कितना होता है आपका? 15,000, इसको भी ध्यान रखिएगा। एंड इट इंक्लूड रिटायर्ड पर्सन ऑल्सो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला, रिजर्व एंड सरप्लस आर शोन अंडर विच शेड्यूल? सो शेड्यूल 2। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया, ये मैंने आज मॉर्निंग में भी कराया था, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखें। शेड्यूल 2 में देखो क्या है ना, एग्जामिनेशन में जाने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में एक नजर आपका इसके ऊपर डाल देना, ठीक है। सो ये क्या है आपका? 3rd शेड्यूल फॉर्म है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है ऐसे बनता है, ये किसने बोला? RBI ने बोला। एंड सभी बैंकों को ऐसे फॉलो करना होता है। तो जिसमें आपका कैपिटल जो कि शेड्यूल 1, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट 2A, डिपॉजिट्स आपका 3, बोरोविंग्स दिस, जैसे ये लास्ट टाइम पूछा गया था, फिक्स एसेट्स आपका 10 के अंदर। तो ऐसे ये जो शेड्यूल्स है ना सारे, ठीक है, तो टोटल आपके अगर हम लोग बात करें टोटल शेड्यूल्स का, ठीक है, सो बैलेंस शीट के अंदर आपको 12 मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 6, ठीक है, तो टोटल 18 शेड्यूल आपका, जिसमें से 18 नंबर जो है ना वो क्या है आपका? बेसिकली नोट टू अकाउंट, ठीक है। 18 नंबर जैसे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, सो नोट टू अकाउंट आपका जो कि क्या होगा? आपका 18 नंबर का होगा। तो एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रू कीजिएगा, सीक्वेंस जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, in which type of preference shares give the shareholders a right to dividend that may have been missed in past? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? It is called cumulative, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव में क्या होता है ना कि अगर जैसे 2022-23 में डिविडेंड नहीं दिया गया, 23-24 में दे रहे हैं, तो उस साल 22 का भी और 23 का भी एक साथ उसको पे किया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव जस्ट अपोजिट, कि अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिडीमेबल दैट गिव राइट टू कंपनीज, ठीक है, सो दे कैन, जैसे उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 15 साल के लिए, सो दे कैन बाय बैक देम, ठीक है, वो उसको पहले रिडीम कर सकते हैं। इरिडीमेबल जो नहीं किए जा सकते। पार्टिसिपेटिंग, कि जैसे जो फिक्स डिविडेंड रेट है उसके ऊपर कुछ इफ एंड बट कंडीशन, कि अगर हम इतना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे तो आपको इतना % एक्स्ट्रा देंगे, अगर आपको शर्त मंजूर है तो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो वाला, ठीक है। कन्वर्टिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड दिस राइट गोज टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स जिनको आपका इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो ये आज के सेशन में, मॉर्निंग वाले सेशन में मैंने काफी डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं। अगर आपको डाउट है तो वहां पे जरूर देखिएगा, और इवन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। तो टाइप ऑफ कैपिटल क्या होता है? जैसे ये 4 आपको दे रखे हैं, इसके सबसे पहले क्या आएगा आपका? ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो ऑथराइज कैपिटल क्या हो गया आपका? कैपिटल विच इज स्टेटेड ऑन MOA डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका होता है, वो आपका ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। दूसरा इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल जैसे इसका ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ है, तो इस कंपनी ने जो पब्लिक इशू के थ्रू फंड्स रेज करेगा, इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल आपका विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पीपल और इन्वेस्टर्स। कॉल्ड अप कैपिटल जो अभी आना बाकी है,
पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का जो पोर्शन हमें ऑलरेडी मिल गया है, जो आना है वो कॉल्ड अप, जो मिल गया है वो पेड अप आपका, ठीक है। तो ये हमारा केस था किसका, सब्सक्राइब कैपिटल का। तो अगेन ये काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो मैं इसलिए ये चीज आपको करा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वहां पे जाके देख सकते हैं डिटेल आपका जो सोल्यूशन हो, बिकॉज आपको ना इनके ऊपर हाफ मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, बट कई बार ये जो छोटे छोटे बोलते हैं ना बूंद बूंद बन के घड़ा भरता है आपका, वो वाला कहानी जो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट आर द की फंडामेंटल स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स। तो शेयर्स इशू जब होते हैं, जैसे आईपीओ आता है, तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोस्पेक्टस, दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशन, तीसरा आपका एलोकेशन, ठीक है। सो ऑल ऑफ दी अबव। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, पहला जो है प्रोस्पेक्टस, इसमें कंपनी का इंफॉर्मेशन, प्राइस बैंड आपका है या अदर सारी चीजें, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, जहां पे इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स दे जनरली अप्लाई फॉर दी, वो क्या करेंगे, आपका अप्लाई करेंगे आपकी कंपनी के शेयर्स को। तीसरा आपका अलॉटमेंट, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, ठीक है। सो प्रो रेटा जिसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका 3 फेजेस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगला सो क्वेश्चन 22 गाइस। तो अगेन आपको मैच करना है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं चलो 2 मार्क्स दे देता हूं, ठीक है। चलो बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सो एरर्स के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका, एंड टाइप्स ऑफ एरर। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ एरर मेजरली, प्रिंसिपल एरर्स एंड योर क्लेरिकल एरर्स। प्रिंसिपल एरर्स यहाँ पे जो अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल एरर्स। दूसरा आपका अकाउंटिंग एरर, क्लेरिकल एरर्स, यहाँ पे क्लर्क के द्वारा या जो भी अकाउंट्स हैंडल करा है उसके द्वारा आपका गलती की जा रहा है। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, पहला आपका क्रेडिट सेल टू मोहन रुपीज 10,000 नॉट एंटर्ड इन दी सेल बुक। तो क्या हो गया, ओमिशन आपका हो गया, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, आपका एंट्री खा लिया आपका, ठीक है। सो ओमिशन, तो पहला का पहला सही लिखा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ओमिशन, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट आपका करेक्ट है, ओमिशन। चलो, सो इट इज फर्स्ट। दूसरा आपका ₹20,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, करेक्टली क्रेडिटेड टू द अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट, बट रॉन्गली टू रॉन्ग कस्टमर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ये भी सही है आपका, दूसरे का दूसरा। तीसरा, परचेज बुक ओवरकास्ट by 10,000 rupees resulting and sales written book is undercast by 10,000। तो ये एक गलती हुई है, दूसरी गलती हुई है, दूसरी गलती ने पहली गलती के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग। तो तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा हो जाएगा। 50,000 स्पेंड ऑन एडिशन टू दी बिल्डिंग वाज ट्रीटेड, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो चौथा आपका प्रिंसिपल एरर, ठीक है। सो पहले का पहला, दूसरे का पहले का दूसरा नो, पहले का दूसरा नो, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। तो ये इस तरीके से अब मतलब क्वेश्चन आपका हो सकता था खाली वो ये कौन सा एरर है, ये केस आपको देखे कौन सा एरर है ये भी पूछ लेता, या फिर उसने 3-4 एरर बनाए बढ़िया से, एक छोटा सा केस बनाया आपके लिए और आपको क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलो अगला, ABC Limited is a manufacturing company that produce and sell electronic goods. They recently made some expenditures related to their business operations. Determine whether it is capital और revenue। तो आपको capital और revenue expenditures यहाँ पे ढूंढने हैं, ठीक है बेसिकली। चलो तो 1 by 1 आपका चलते हैं सारे स्टेटमेंट में। तो purchase of new machinery, purchase of new फैक्ट्री बिल्डिंग्स, तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म या रेवेन्यू जनरेटिंग आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीनरी आपका रेवेन्यू। एक्विजिशन ऑफ पेटेंट्स फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी, सो इट इज कैपिटल, तीसरा आपका क्या है कैपिटल है। चौथा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो ये आपका क्या है रेवेन्यू है। पांचवा आपका पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, रेवेन्यू है। छठा आपका इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, कैपिटल हो गया लॉन्ग टर्म यूज के लिए। सातवां, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन, सो रेवेन्यू आपका। तो आप ऐसा सीक्वेंस ढूंढिए जहां पे आपको सीक्वेंस क्या मिल रहा है, CR, तो ये सीक्वेंस आपको जहां पे मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो CR, ठीक है।
फिर आर सी आर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये मतलब वैसे अभी हम लोग रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अलग अलग डेफर्ड रेवेन्यू ऐसा कुछ पढ़ते हैं, अलग अलग हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे कंबाइन करके आपको दे दिया गया, ठीक है। चलो अगला, the cost is directly proportional to the volume of production or degree of activity is called, तो क्या कहते हैं हम उसको, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। जैसे हमने एक प्रिंटर खरीदा, वी बाय दिस प्रिंटर मशीन, ठीक है, प्रिंटर हमने ये खरीदा 50,000 रुपए में, ठीक है, 50,000 में। अब अगर देखो क्या ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, वेरी कैसे करेगा, अगर आप इससे 1000 प्रिंट लेते हैं, 10,000 लेते हैं या 1 लाख लेते हैं, तो तीनों कंडीशन, ये तो आपका सेम है, फिक्स कॉस्ट तो सेम हो गया, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर 1000 है तो उसके हिसाब से 1000 पेपर लगेंगे, यहाँ पे 10,000 पेपर लगेंगे, यहाँ पे 1 लाख पेपर प्लस अदर जो मटेरियल्स हैं जैसे इंक एंड ऑल, वो लेबर चार्जेस, वो उस तरीके से आपके एड ऑन्स होंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट आपका, ठीक है। चलो, सो दिस इज इट, ओके। सो गाइज आज के सेशन में अगेन हमने 25 क्वेश्चंस आपका डिस्कस किए हैं। आई होप कि यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड हमने अभी तक यहाँ पे जैसे अगर आप बात करें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट का, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को आपका पीबीबी का लाइव होगा, 13 को आपका एएफएम का लाइव होगा, 27 आपका आरबीडब्ल्यूएम का होगा। तो एग्जामिनेशन से पहले एक बार इसको दे के जरूर जाएगा, सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। इससे आपको जरूर मदद मिलेगी और थोड़ा सा आपको जो रियल एग्जाम वाला एक्सपीरियंस है एक दिन पहले ही आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। चलो, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू लिख के जरूर बताइएगा। And if you have some feedbacks, so do share those particular feedbacks also. And morning में मैं सेशन ले रहा हूँ आपके 7 AM पे, जिसमें आप लोग बहुत कम लोग आते हो। So कल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी, देन मॉड्यूल डी, देन हम लोग एक महामैराथन करेंगे जहां पे सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है या नेम है JIB-CIB वाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDFs। और इसके अलावा भी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करके भी आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है उनको भी शेयर कर सकते हैं, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे मैं जो तीसरा पार्ट है आपका उसको आपको पहुंचाऊंगा, और इनको जरूर देख के जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ओके। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।